नमस्कार, मार्गदर्शक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निधि और हमेशा की तरह हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ममता अवस्थी जी। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू निधि। तो दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देते हैं और आपको इन प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं, तो एक बार फिर से हम अपने लेटर्स की तरफ बढ़ते हैं जो हमें हमारे व्यूअर्स ने भेजे हैं। ममता जी, पहला जो लेटर है वो है मिस्टर सुरेश का, हमें मिला है। इन्होंने बताया है कि इनकी जो वाइफ है वो एजुकेटेड है, सर्विस भी करती है और हर काम में एक्सपर्ट है। फैमिली में भी और ऑफिस स्टाफ में भी उनके काम की काफ़ी तारीफ़ की जाती है। तो इसी के बेसिस पर उन्होंने इनकी बेटी की शादी की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी थी। कोई भी काम हो, घर का या ऑफिस का, ये इतने बेहतर तरीके से करती है, तो इसी बेसिस पर इन्होंने ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। क्योंकि इनका टूरिंग जॉब है और पूरे टाइम ये घर पर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसके चलते इन्होंने ये डिसीजन लिया था। अब जबकि अभी अभी ये टूर से वापस लौटे हैं और अगले ही हफ्ते इनकी बेटी की शादी है, तो इन्होंने पाया है कि कोई भी काम प्रॉपरली नहीं हो पाया है। शादी के जो अरेंजमेंट्स हैं वो अधूरे हैं। और एक बात जो इन्होंने नोट की है वो है इनकी वाइफ का बिहेवियर, जो कि अब एबनॉर्मल होता जा रहा है। चिड़चिड़ापन या गुस्सा हमेशा बना रहता है। तो इसके चलते ये काफ़ी टेंस्ड है कि अगले हफ्ते इनकी बेटी की शादी है, ये कैसे मैनेज करेंगे। इनकी वाइफ का बिहेवियर भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, मेहमानों को अटेंड करना वगैरह। और अगर ये अपनी वाइफ को, जो हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है उनकी वाइफ की, तो अगर डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो हो सकता है उनकी वाइफ को बुरा लग जाए या वो जाने से ही फर्स्ट तो इनकार कर सकती हैं। तो इस पूरे कन्फ्यूज़न में इन्हें समझ में नहीं आ रहा है और बेस्ट जो इनका ऑप्शन है वो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। ये बहुत ही एक अजीब सी सिचुएशन में है सुरेश जी, और मैं मान सकती हूँ कि अब इनकी भी एंजाइटी बढ़ रही होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि बेटी की शादी का मामला है। देखिए, जब बेटी का मामला होता है या अपने बच्चों का मामला होता है, तो कितना भी परफेक्शनिस्ट पर्सन हो, वो एक अलग टाइप के मानसिक दबाव से गुजरता है। और उस दबाव के तहत हो सकता है कि इनकी पत्नी जो है, इनकी पत्नी से उतनी एफिशिएंटली अरेंजमेंट्स नहीं हो पाए हैं। लेकिन इन्हें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी एक हफ्ता है, जैसा कि इनके लेटर से समझ में आ रहा है, जिसमें कि ये एक्सटर्नल हेल्प लेकर एक्सटर्नल अरेंजमेंट्स को कर सकते हैं। इनके दोस्त होंगे, इनके रिलेटिव्स होंगे, परिवार वाले होंगे, या लड़के वालों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं और उनके मदद से ये अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को डील कर सकते हैं। इनकी मेजर प्रॉब्लम जो है वो इनकी वाइफ का बिहेवियर और वाइफ का एटीट्यूड है अभी राइट नाउ। तो इनको अपनी वाइफ को समझना पड़ेगा। उनकी बेटी की शादी हो रही है, हो सकता है कि उनका सारा डिप्रेशन या उनका सारा बिहेवियर सिर्फ इस एक फैक्टर के तहत रेगुलेटेड हो सकता है कि वो इनसिक्योर फील कर रही हैं। तो अभी इनकी वाइफ को एक तरीके का मेंटल सपोर्ट रिक्वायर्ड है। बजाय उन पे नाराज़ होने के, बजाय उन पे झल्लाने के, हमें इनको पेशेंटली उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि तैयारियां एक माइनर चीज़ है। इनकी वाइफ का मेन टेंशन जो है वो अपनी बेटी के भविष्य को लेकर है, जो कि बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो सुरेश जी, ये था मार्गदर्शन आपकी प्रॉब्लम को लेकर। आई होप कि आपको हेल्प करेगा। और वैसे ममता जी, और निधि, एक और बात मैं आपको इंटरफेयर कर रही हूँ जो मुझे अभी स्ट्राइक हुई। कहीं ना कहीं अपनी बेटी की मदद ले सकते हैं। सबसे बड़ा सपोर्ट जो है इनको शायद इनकी बेटी दे सकती है अभी इस मोड़ पर। इनकी बेटी अपनी माँ को ये एहसास दिला सकती है कि वो क्वालिफाइड है, वो अपने आप को उतनी ही एफिशिएंटली डील कर पाएगी जितनी एफिशिएंटली मदर ने अपने आप को डील किया हुआ है। तो शायद मेरे ख्याल से ये बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है कि ये अपनी बेटी से बात करें और बेटी का सपोर्ट लेकर अपनी वाइफ के बिहेवियर को मैनेज कर पाएं। जी, तो सुरेश जी, आपकी बेटी की तरफ से दिया गया मॉरल सपोर्ट भी आपकी वाइफ को काफ़ी हेल्प कर सकता है। प्लीज़ गो फॉर इट। एक ट्राई करने में क्या जाता है। जी। वैसे भी अगर ओवरऑल ममता जी देखा जाए तो ये पूरा जो मामला है, मुझे लग रहा है कि एंग्जाइटी से रिलेटेड है। और मैं एग्जैक्टली ये जानना चाहूँगी कि एंग्जाइटी होता क्या है। देखिए, किसी भी एक सिचुएशन में एक उत्तेजना महसूस करना ही एंग्जाइटी कहलाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या हमारे विचारों में जो एक मेल नहीं हो पाता है किसी एक्सटर्नल स्ट्रेस्ड फैक्टर की वजह से, तो इस ऑर्डर में हमारा बिहेवियर थोड़ा सा अननेचुरल सा हो जाता है।
इस स्थिति को हम एंजाइटी कह सकते हैं जी। मेनली एंजाइटी जो है वो किसी भी बाहरी कारण की वजह से ट्रिगर हो जाएगी, मतलब एकदम से कोई भी कारण हो सकता है, जैसे किसी ने आपसे बुरी तरीके से बिहेव किया तो आप एंजाइटेड हो गए, जी। आपके मन में जो कुछ चल रहा था या आप जिन चीज़ों से परेशान हो रहे थे वो परेशानियां आपकी किसी और वजह से बाहर आ गई जी। और आप अपने आप के ऊपर आपने अपना कंट्रोल खो दिया। जी। तो ये एक विचित्र सी स्थिति होती है। एंजाइटी को एक नॉर्मल रिएक्शन की तरह माना जा सकता है किसी भी एक्सटर्नल सिचुएशन में। जी। और इसके एनवायरमेंटल कंडीशंस हो सकते हैं, एक्सटर्नल कंडीशंस, जैसे घर में किसी की डेथ हो जाना बहुत बड़ा कारण होता है एंजाइटी का, किसी की लंबी सिकनेस, कभी कभी पर्सनल रिलेशंस में स्ट्रेस आना, शादी हो या फिर डाइवोर्स की सिचुएशन हो, या फिर कई बार फ्रेंडशिप है, कई बार फाइनेंशियल स्ट्रेस में आदमी एंजाइटेड हो जाता है, कैसे मैनेज होगा, कहाँ से आएगा, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर भी जो होता है जिसमें आपका बहुत नुकसान हो गया है अचानक, तो भी आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है उस सिचुएशन में। कुछ एंजाइटी बढ़ने के मेडिकल रीजंस भी होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी बड़े लंबे समय से चल रही है तो आप में एक नेचुरल चिड़चिड़ापन आ जाता है अपनी हेल्थ को लेकर, आप सराउंडिंग को लेकर हमेशा इरिटेटेड रहते हैं क्योंकि आपकी क्षमता कम हो चुकी है, आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो इस वजह से भी एंजाइटी एक डेवलप हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दवा अगर आपने किसी भी कारण से बड़े लंबे समय तक अगर कोई दवाई ली हुई है तो उसकी वजह से भी साइड इफ़ेक्ट के तौर पर एंजाइटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। ड्रग्स या अल्कोहल लेने से भी एंजाइटी बढ़ती है। लोग कहते ज़रूर हैं कि हम ये सब इसलिए रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को स्ट्रेस फील कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बात उल्टी होती है। ड्रग्स और अल्कोहल लेने से भी एंजाइटी बढ़ती है। कभी कभी इसके विड्रॉल के समय भी एंजाइटी बढ़ती है, जब हम कोशिश करते हैं कि व्यक्ति ड्रग लेना छोड़ दे या अल्कोहल लेना छोड़ दे, तब भी उसके अंदर, क्योंकि वो केमिकल सिम्टम उसकी बॉडी का ऐसा बन चुका होता है कि उसको बाहर लाते समय भी शायद उस व्यक्ति को एक एंजाइटी फील हो सकती है। तो कुछ भी कई बार ऐसा होता है कि जेनेटिक रीजंस होते हैं, मतलब परिवार में ये एक प्रथा चली आ रही है, हेरिडिटी काइंड ऑफ होता है कि पेरेंट्स एंजाइटेड ज़्यादा होते थे तो बच्चों में नेचुरली वो जेनेटिक इफेक्ट से भी आ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति के ब्रेन केमिस्ट्री में कुछ इम्बैलेंस हो जाए, मतलब उसका न्यूरो सिस्टम जो है, हमारे जो नर्वस सिस्टम से जो सेंसेशंस हमारे ब्रेन में पहुंच रहे हैं, अगर वो नेटवर्क फेल हो गया हमारे ब्रेन का, मेरा मतलब ये है कि अगर वो जो मैसेजेस हमारे जा रहे हैं वो मैसेजेस सही ढंग से कोलैबोरेट नहीं कर पाए, तब भी हम एक टाइप की एंजाइटी फील करते हैं। हमारे मैसेजेस में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है जी, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन डेवलप हो जाता है। तो ये हमारी ब्रेन केमिस्ट्री जब फेल होती है तब भी हम बहुत ज़्यादा एंजाइटेड फील करते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड ही नहीं करता किसी भी सिचुएशन में, ये एक रीज़न हो सकता है हमारा जी। अब अगर देखा जाए तो एंजाइटी के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और हालांकि ये खुद से फील करना भी इजी है, जैसे कि मैम ने बहुत सारी चीज़ें बताई है, लेकिन अगर ममता जी, अगर हम ये चाहें कि हमारे जैसे किसी फैमिली मेम्बर की अगर हम बात करें, जैसे इन्होंने हमें भेजा कि मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम है, तो क्या हम किसी और की प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सकते हैं कि हाँ ये एंजाइटी के कारण ये सब हो रहा है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं हम। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है ये एक नॉर्मल बिहेवियर से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बड़े आसानी से। आप देखेंगे कि ऐसे वाले लोग जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा वरी करते हैं, मतलब इनको बहुत सारी चिंताएं होती हैं और लगातार किसी चिंता में डूबे रहना बिना ये सोचे कि मतलब कई बार छोड़ देना चाहिए सिचुएशन को। सिचुएशन छोड़ देने से भी हल निकल आता है, यानी जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए खुद को ही जिम्मेदार लें। हाँ, उसका टेंशन लेना इतना, अगर कोई व्यक्ति बहुत प्रोलॉन्ग टेंशन ले रहा है, उसकी आदत पड़ चुकी टेंशन लेने की, तो आप समझ जाइए कि वो एक एंजाइटी का शिकार हो, एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो रहा है वो। फिर कभी कभी वो अपने गुस्से को या अपने वरी को कंट्रोल नहीं कर पाता, कोशिश तो करता है पर कंट्रोल से बाहर होती है सिचुएशन, तब आप समझ जाइए कि इसे मदद की ज़रूरत है। ऐसे लोग जो एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार होते हैं वो अक्सर थके हुए होते हैं
या फिर बहुत ही बेचैन से होते हैं, उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ करने की जल्दी पड़ी होती है। तो ये जो बेचैनी है ये भी एक एंजाइटी का ही सिम्टम है। इनको नींद नहीं आती, ये अक्सर चिड़चिड़े होते हैं, इनकी फूड हैबिट्स रेगुलर नहीं होती हैं, ये कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी भी एक काम को लेकर, और इनके जो मसल्स हैं वो हमेशा टेंस रहते हैं, मतलब आप उनको हमेशा तना हुआ पाएंगे। यानी बॉडी में एक रिलैक्स फीलिंग नहीं होती क्योंकि वो सोते भी कम हैं जी। इस वजह से भी इनकी जो रिलैक्सेशन है वो नहीं हो पाती है जी। फिर ये अक्सर पैनिक करते हैं, मतलब ये हर बात में जो है जल्दी मचाना शुरू करेंगे कि जल्दी से ये भी हो जाए, जल्दी से वो भी हो जाए। हाइपरटेंसिव होते हैं। एक छोटी छोटी बात को लेकर, जैसे मान लीजिए पानी का गिलास है, उन्होंने एक जगह बता दी है कि इसे यहीं होना चाहिए, और अगर वो गिलास उन्हें वहाँ नहीं मिलता है तो वो एकदम से हाइपरटेंसिव हो जाएंगे कि ये बहुत बड़ी एक जैसे कोई मुसीबत आ गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, और हो सकता है इसे लेकर वो बच्चे पर गुस्सा निकाले, फैमिली में किसी के भी ऊपर, किसी के भी सामने चिल्ला दे। जी। तो ये भी एक एंजाइटी डिसऑर्डर का ही एक सिम्टम है। साथ में आप ये भी देखेंगे कि अक्सर जो एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार होते हैं लोग, उनमें एक सोशल फोबिया होता है। वो जनरली रिलेटिव से, फ्रेंड्स से ग्रुप में मिलना नहीं पसंद करते। उन्हें हमेशा ये एक डर बना होता है कि कोई उनका मजाक उड़ाएगा या फिर उन्हें अपशब्द कहेगा जी। ये एक उनमें अपने आप में एक उनमें कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी वजह से वो डरे हुए रहते हैं अक्सर। साथ में उनमें एक सिकनेस होती है कभी कभी, मतलब एंजाइटी की वजह से बीमारी डेवलप हो सकती है। कभी कभी उनके शरीर फूलने लग जाता है बहुत ज़्यादा। ओवरवेट की वजह से भी एंजाइटी हो सकती है, और एंजाइटी की वजह से भी ओवरवेट हो सकता है। वे डिप्रेशन के शिकार होते हैं, खुद तो डिप्रेस्ड होते ही हैं, दूसरों को भी डिप्रेस करते हैं। उनकी सराउंडिंग भी उसी तरह के माहौल में बदल जाती है। अक्सर आप देखेंगे कि खासकर बच्चों में या स्टूडेंट्स में, क्लासरूम में आप बिहेवियर अगर देखें तो जो स्टूडेंट्स एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार होते हैं उनके पैर या हाथ कांपते रहते हैं अक्सर। तो ये जो कंपन होता है ये भी एक एंजाइटी डिसऑर्डर का एक जो चीज मैंने नोटिस की, कई लोगों की जैसे आदत होती है पेन घुमाना या पेन को कंटिन्यूस या फिर पेन को मुंह में डाल के रखना हमेशा, हाँ। या फिर इस तरीके की कुछ हमेशा हिलाते रहना हाथ पैर, या नेल बाइटिंग जो होता है, ये और सारे वो इससे लेकर अनकॉन्शियस होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। जी हाँ, पर ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर है वो उनका, उनको एक्चुअली ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी पेट में मरोड़ होने लगती है, उल्टी की फीलिंग होती है, नौशिया होता है, कई लोगों को डायरिया हो जाता है एंजाइटी की वजह से जब एक्सट्रीम केसेस आते हैं। और सिर दर्द, बदन दर्द, पीठ दर्द, शोल्डर्स में पेन, किसी भी टाइप का दर्द अगर प्रोलॉन्ग बनता रहे तो वो भी एक एंजाइटी का ही सिम्टम होता है। कभी कभी आप देखिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम का बोझ जब आता है उनके ऊपर, तो बिना काम किए ऑटोमेटिकली उन्हें कई सारे दर्द का एहसास होना शुरू हो जाता है कि अभी मुझे ये करना है पर मेरा सिर दुख रहा है। तो इस टाइप का जो बिहेवियरल चेंज होता है वो भी एक एंजाइटी डिसऑर्डर का ही सिम्टम होता है। ऐसे लोगों की हार्ट बीट्स बहुत इरेगुलर सी होती हैं, कभी कभी बहुत बढ़ जाती हैं, कभी काफ़ी लो होती हैं, कभी कभी ये नम्ब हो जाते हैं, मतलब बोल ही नहीं पाते हैं। जिस सिचुएशन में आए हैं वो एकदम भौचक्के से अक्सर आपके सामने खड़े होंगे। ये भी एक एंजाइटी है, एक ब्लैंक एटीट्यूड आ जाता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई थॉट नहीं, और स्पीचलेस हो जाते हैं। जी हाँ, वो भी एक एंजाइटी का ही सिम्टम होता है। इन्हें पसीना बहुत आता है अक्सर, इन्हें यूरिनेशन ज़्यादा होता है, नॉर्मल से ज़्यादा यूरिनेशन होगा इनको। ये थके हुए अक्सर रहेंगे, इन्हें हमेशा चेस्ट पेन की शिकायत होगी क्योंकि ये शकी हो जाते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के तहत। तो इन्हें हमेशा अपने आप में ही कुछ ना कुछ गलत हो रहा है ऐसा फील होता रहता है। तो अक्सर ये आपको जो है चेस्ट पेन की या फिर सांस फूलने की शिकायत करते रहेंगे। ये भी देखा गया है कि इनमें डिजीनेस होती है, मतलब ये सो जाते हैं कभी भी कहीं पे भी, अक्सर इन्हें नींद आ जाती है क्योंकि ये इंटरेस्टेड नहीं होते सराउंडिंग में जी। इसका ये एक रीजन होता है, उन्हें लाइफ बोरिंग सी लगने लगती है और उससे बाहर निकलने का कुछ भी करके क्या करना है वाली फीलिंग आती है। तो वो एक सिम्टम है। और कई बार इसका बिल्कुल उल्टा भी हो जाता है निधि। कई बार ऐसे लोग जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर वाले होते हैं वो हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं, किसने क्या किया, कब किया, कौन क्या करने वाला है,
ये सब इमेजिन वो 1 सेकंड के अंदर फटाफट कर लेंगे और फिर उस हिसाब से और रिएक्ट उस हिसाब से वो रिएक्ट कर लेंगे, चाहे वो रिएक्शन हो या ना हो। जी लेकिन उनकी विजिलेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो हर चीज़ को नेगेटिव लेना शुरू कर देते हैं। जी ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं किसी को भी एंजाइटी डिसऑर्डर अगर है तो उसका पता लगाने के लिए। जी। तो ये बहुत, यानी कि एंजाइटी को भी अगर हम देखें तो बहुत छोटी चीज़ नहीं है, काफ़ी बड़ी चीज़ है और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि कब एंजाइटी आप तक पहुंच चुकी है। ये सब क्योंकि जो हम सिम्टम्स कहते हैं ये सिम्टम्स नॉर्मली भी व्यक्ति जब परेशान होता है तब करता है, जी इसीलिए किसी का सराउंडिंग में ध्यान नहीं जाता जी और व्यक्ति जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ अलर्ट करना चाहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति में ये सिम्टम्स आपको फ्रीक्वेंटली दिख रहे हैं, बार बार अगर ये चीज़ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यानी अगर टेम्परेरी है तो हो सकता है उसे थोड़े वक्त का स्ट्रेस हो और किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर हो, लेकिन अगर ये चीज़ फ्रीक्वेंटली हो रही है, बार बार आपको ये चीज़ नोटिस में आ रही है, तब आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ ये जो है एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं। अब चूंकि मैम ने हमें ये बताया है कि एंजाइटी एक प्रॉब्लम है, तो अब हमारा मार्गदर्शन भी वही करेंगी और सॉल्यूशन भी वही बताएगी। तो ममता जी आप ये बताइए कि इस एंजाइटी का अगर कोई शिकार हो जाता है तो उससे बाहर निकलने का क्या रीज़न? इससे बाहर निकलने के लिए देखिए, एक तो हर बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास होता है, तो एक तरीका तो सबसे सिंपल ये है कि आप डॉक्टर के पास जाइए और अगर आप डॉक्टर के पास गए हैं तो ये मत सोचिए कि आपने अंत कर दिया बीमारी का। आपको उनके बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को रेगुलरली फॉलो करना है, मेडिसिन को टाइम पर लेना पड़ेगा क्योंकि टाइम यहाँ एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है। डॉक्टर कभी भी कोई ट्रीटमेंट देते हैं अगर, तो उसमें मेडिसिन का टाइम हमेशा पेशेंट को ध्यान में रखना चाहिए। जी। दूसरी चीज़ है कि आपको चाय, कॉफ़ी, कोला, चॉकलेट, कैफीन ऐसी चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं तो आपका एंजाइटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी अगर कोई स्ट्रेस में और हम सोचते हैं चाय पीने से वो स्ट्रेस कम हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी, तो ये गलत बात है। ये हमारी सोच गलत है। ये चीज़ें एंजाइटी एक्चुअली बढ़ाती हैं। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं भी जाना चाहें, आपको अगर लगता है कि आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव या घर का मेंबर या आपका बच्चा या आप खुद स्वयं इस डिसऑर्डर के शिकार हैं, तो आप अपना ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं बिना डॉक्टर के पास जाए। कभी कभी डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, जैसा सुरेश जी ने कहा था कि उनकी वाइफ को वो डॉक्टर के पास ले जाएं या ना ले जाएं, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ले जाने से कभी कभी साइकोलॉजिकली पेशेंट को ये लगने लगता है कि वो बीमार है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं तो फर्स्ट स्टेजेस में आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं। आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस को रेगुलर करिए, बढ़ाइए, अपनी फूड हैबिट्स को हेल्दी और रेगुलर रखिए, टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, स्लीपिंग हैबिट्स को रेगुलराइज करिए, टाइम पे सोना, टाइम पे जगना। अल्कोहल को हर हाल में, अल्कोहल और ड्रग्स को आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। इसके बाद आप कोशिश करिए कि अपने स्ट्रेस लेवल को खुद ही मैनेज करें। अपनी आदत डालिए शुरू से कि आपको जो डेडलाइन है उसके पहले काम खत्म हो जाए। कई लोगों की आदत होती है जब तक लास्ट डेट, लास्ट मिनट, लास्ट सेकंड नहीं आ जाता वो काम को हाथ में सीरियसली उठाते ही नहीं। वो एट द 11th आवर एक्शन करने की जो एक टेंडेंसी होती है वो यंग एज में उतना नहीं पता चलता है, लेकिन लेटर एजेस में जाके यही चीज़ एंजाइटी डिसऑर्डर को डेवलप करती है। तो कोशिश करिए कि आप इन प्रेशर्स को टाइम पर, डेडलाइन के मच बिफोर आप उसको डील कर सकें। इसके बाद आप अपनी पढ़ाई या अपने रेगुलर काम में से हमेशा एक ब्रेक लेने की कोशिश करिए। एक ही रूटीन, एक ही तरीके के काम करने के साथ आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाती है, दिमाग टेंस हो जाता है, आप उस चीज़ से कभी रिलैक्स नहीं हो पाते। तो ब्रेक ज़रूर लीजिए। कभी भी अपने आप से या अपने सराउंडिंग में किसी से भी नेगेटिव तरीके की बातें मत करिए। नेगेटिव तरीके की बातें करने का मतलब है कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, हमेशा मेरा बुरा ही होगा, हमेशा सब लोग मेरे साथ बुरा ही करते हैं, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब मुझ में ही कोई खराबी है। इस तरीके के विचार अगर आपके मन में लगातार आते हैं तो डेफिनेटली आप गलत कर रहे हैं, अपने साथ ही आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं। इसको अवॉइड करिए। सारे डरों से मुक्ति पाइए,
अलग अलग तरीके के डर होते हैं हमें, रिलेशंस का डर, पैसे का डर, काम का डर, स्टडीज़ का डर, रिज़ल्ट का डर, एग्ज़ाम का डर। तो इस तरीके के जितने भी डर हैं उनसे अपने आप को बाहर निकालिए। डर के आगे ही जीत है। डर के आगे ही जीत होती है। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले अपने आप को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो आप एक सपोर्टिव पर्सन को ढूंढिए। वो आपके घर में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम को सही ढंग से समझे। जी। ये नहीं कि आपकी प्रॉब्लम सुन के उसका मजाक उड़ाए या उस प्रॉब्लम को सोशलाइज करे। जी। जब आप ऐसे व्यक्ति को पा जाएं तो आप उससे बात करिए। आराम करते समय आप हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा रोशनी वाली जगह पे आराम मत करिए। जितने डार्क रूम में आप रेस्ट करेंगे उतने पॉजिटिव आपको ख्याल आएंगे। जी। क्योंकि रेस्ट आपको प्रॉपर मिल पाएगा उस केस में। इसके बाद आप चाहें तो आप काउंसलर के पास जा सकते हैं अगर आपको लगता है ज़रूरी है तो। लेकिन निधि, एक बिल्कुल मैं कॉमन सी बात कह रही हूँ, हर तरीके की एंग्जाइटी को डील करने के लिए बेस्ट तरीका होता है कि इफ़ यू हैव अ पर्सन अराउंड यू जिसके साथ कि आप सपोर्टिवली बात कर सकें। हर तरीके की प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन आपको कोई बेटर फ्रेंड या बेटर रिलेटिव, मदर, फादर या ब्रदर सिस्टर में से कहीं से मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, खासकर अगर आप एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार हैं। यानी प्रॉब्लम कोई भी हो, थंब रूल ये है कि कम्युनिकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने किसी भी क्लोज फ्रेंड या रिलेटिव या जिसके साथ भी आपको कंफर्टेबल फील होता है आप उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो सकती है। लेकिन निधि, यहाँ मैं एक और बात कहूँगी, ये एज फैक्टर के साथ भी रिलेटेड है। मतलब कम्युनिकेशन नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं वो रिलेट करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। वो शायद उन्हें सही मार्गदर्शन न मिल पाए वहाँ से। तो कम्युनिकेट आप किसके साथ कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप कम्युनिकेशन के बाद कहीं एक्सप्लॉइट ना हो बाहर से, जो कि नॉर्मली एक्सप्लॉइटेशन होता है। वो एक्सप्लॉइटेशन अगर आपका शुरू हो गया, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, वो अल्टीमेटली आपको फिर डिप्रेशन में ही ले जाएगा। इसलिए आप पहले तो कोशिश करिए खुद से ही लड़ने की, और उसके बाद अच्छी बुक्स का, मैगजीन्स का, अच्छे आर्टिकल्स का आप सहारा ले सकते हैं। अच्छी मूवीज़ देख के आप उनसे सीख ले सकते हैं आप। और उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप अपने घर के लोगों के साथ डिस्क्लोज करिए, या फिर जिसके ऊपर आपको पूरा भरोसा हो कि आपको ये व्यक्ति चीट नहीं करेगा। जी, तो ये था आज का मार्गदर्शन, जहां हमने बात की एंग्जाइटी की, इसके रीजंस की, साथ ही साथ इससे बाहर निकलने के तरीके भी हमने जाने। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। कोई भी क्वेरी या फीडबैक आप हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा आईडी है margdarshak.city@gmail.com। अपनी बातें हम तक जरूर पहुंचाइए, अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर कीजिए, हम आपको देंगे उसका मार्गदर्शन। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।